हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल के साथ कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर साइंस आती है तो आप सभी के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। साइंस के ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दे के जाएंगे। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से नोट करते रहिएगा, सारे सवालों को, और उनकी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, घूर्णन गति या वृत्तीय गति? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। कई बार यह सवाल परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है, जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें वॉशिंग मशीन ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसको आप नोट कर लें। ये अपकेंद्र बल इस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों अपकेंद्र बल यानी कि दोस्तों जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। दोस्तों आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हुए देखे होंगे। वॉशिंग मशीन क्या करती है? कपड़े को दोस्तों दीवारों की ओर मारती है, यानी कि दोस्तों ये केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। ये कौन सा बल होगा? ये अपकेंद्र बल होगा। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अभिकेंद्र बल। दोस्तों आप एक धागे में एक गिट्टी बांधिए और इसको अपने चारों ओर घुमाइए। दोस्तों ये जो पर्दी पर दोस्तों जो बल लगता है वो कहलाता है अभिकेंद्र बल। इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों इसके उदाहरण भी यही पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र बल पर। दोस्तों दही जिससे मथा जाता है मथानी से, वो किस बल पर कार्य करती है? वो भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसको आप ध्यान में रखें, यही सवाल आपसे बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला और मोस्ट रिपीटेड सवाल है कि कटा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों? इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 3 से 4 ऐसे उदाहरण बताऊंगा, बस दोस्तों वही पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। कटा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको दोस्तों नोट कर लेना है, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। नंबर 1 उदाहरण दोस्तों कौन सा है? कटा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि रेगिस्तान में मृग मारीचिका, कौन सा दोस्तों? मृग मारीचिका, ये दोस्तों क्यों दिखाई देती है? यानी कि दोस्तों रेगिस्तान में पानी का आभास, ये क्यों दिखाई देता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आप दोस्तों रोड पर बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि रोड पर पानी बिखरा हुआ पड़ा है, पानी फैला हुआ पड़ा है, ये दोस्तों किस कारण होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि पानी में डूबी हुई पेंसिल हल्की मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि पानी में तैरती हुई मछली सतह से थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों ये 3 से 4 ऐसे उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। ये लीजिए दोस्तों, जो मैंने बताया वही क्वेश्चन आपके सामने एक बार हाजिर है। पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? अभी मैंने आपको बताया था किस कारण होगा, ये दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों जहां पर आपको दोस्तों इसको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूं, जहां पर एग्जैक्ट ऐसा हुआ ना हो, आपको आभास कराया जाए, यानी कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, यानी कि पेंसिल मुड़ी हुई है नहीं लेकिन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि दोस्तों आपको वास्तविकता से भटकाया जाए, आपको एक तरीके से भ्रम में डाला जाए, तो वो क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। आसमान में तारों का टिमटिमाना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। मछली का अपनी जल से सतह से उठा हुआ दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। इसको आप ध्यान में कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण आपको मैंने नोट करा दिए, इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं बिना देर किए हुए आज के अगले सवाल की तरफ।
भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो आपका सही जवाब दोस्तों बदल जाने वाला है। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें, विद्युत का सुचालक विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है चांदी। चांदी दोस्तों जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, इसको आप नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है। यह सवाल परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, चारकोल? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। इसमें से दोस्तों कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह है चारकोल। दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये तीनों के तीनों कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, इसको आप नोट करके रखें। और ग्रेफाइट कैसा है? विद्युत का सुचालक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। यह भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? हीरा। दोस्तों हीरे का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये कांच काटने में भी इसका इस्तेमाल होता है, कांच को काटने में। दोस्तों आपने कांच काटने वाली मशीनें देखी होंगी, उसमें दोस्तों जो कटर लगा होता है वो किसका लगा होता है? वो हीरे का लगा होता है। वो दोस्तों कांच को काटने में अति आवश्यक और अति सहायक होता है, इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो, प्रश्न पसंद आ रहे हों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। हमारा आज का अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? निर्वात में, ठोस में, द्रव में, कांच में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह सवाल भी दोस्तों कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। पूरी जानकारी देंगे आपको इस सवाल के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें, प्रकाश इसकी चाल न्यूनतम, आपसे न्यूनतम पूछी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है न्यूनतम होगी कांच में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? कांच में होती है, लेकिन अधिकतम कहाँ पर होगी? निर्वात में। अधिकतम दोस्तों कहाँ पर होगी? निर्वात में। यहाँ होगी अधिकतम। अधिकतम ये कहाँ पर होगी? निर्वात में होगी, इसको आप ध्यान में रखें। और सबसे कम कहाँ पर होगी? न्यूनतम। न्यूनतम ये कहाँ पर होगी? ये होती है दोस्तों कांच में, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों प्रकाश की चाल अधिकतम कितनी होगी? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये इसकी इकाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको दोस्तों ये सेम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे किलोमीटर प्रति मीटर कर देंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, वैक्यूम में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण है और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस सवाल को सही करने का। दोस्तों ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो आपको नोट करके रखना है, ये होती है दोस्तों ठोस में। कहाँ पर? ठोस में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। लेकिन अगर दोस्तों ऑप्शन में ठोस ना दे के रखा होता तो आपका उत्तर क्या होता, वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है? ठोस में। उसके बाद दोस्तों कहाँ पर होती है? तो आपको नोट करना है द्रव में, और उसके बाद गैस में। इसको आप नोट कर लें, ये तीनों क्रम आपको याद होने चाहिए। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में कहा गया है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? ठोस में। अगर ऑप्शन में ठोस ना दे रखा होता, अगर तो आपका दूसरे नंबर पे आप कौन सा मारते? द्रव। अगर आपका भी द्रव भी ना दे रखा होता तो आप क्या मारते? गैस। इसको आप ध्यान में रखें, ये तीनों क्रम आपको पता होने चाहिए, आपको इसी क्रम में इनको याद करना है। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में पहला ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूसरा नहीं दे रखा है तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत, आमाशय, पित्ताशय, बड़ी आंत। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सवाल है और बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों आपको बता दें, प्रोटीन इसका सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, तो आप नोट कर लें। इसका सर्वाधिक पाचन होता है आमाशय में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? दोस्तों मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है, इसको आप ध्यान में रखें। और अगर आपसे प्रश्न कहा जाता कि भोजन का सर्वाधिक पाचन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन, अगर दोस्तों आपसे भोजन का सर्वाधिक पाचन कहा जाएगा तो आप कहेंगे छोटी आंत। लेकिन आपसे क्या कहा गया है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होगा? ये आमाशय में होगा। इसको आप नोट कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? दोस्तों अम्ल और क्षार, अगर आप दोस्तों कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, अम्ल और क्षार के टॉपिक से एक सवाल आना आपकी परीक्षा में तय होता है। वहीं से दोस्तों सवाल उठाया गया है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी, सोरेनसन ने की थी, वुल्फगंग पाउली ने की थी, डाल्टन ने की थी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पीएच पैमाने, इसकी खोज किसने की थी? तो आप नोट कर लें, इसकी खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों आइए बात करते हैं पीएच पैमाने को लेकर। इसमें दोस्तों कितने अंक होते हैं? 0 से 14। इसको आप नोट कीजिएगा दोस्तों, 1 से 14 कतई मत लगाइएगा, 0 से 14 ये दोस्तों अंक होते हैं इसमें। और दोस्तों बीच में क्या होता है? 7। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों 7 कैसा होता है? ये होता है उदासीन। 7 कैसा होगा? उदासीन। और 7 से दोस्तों जो आगे होंगे वो कैसे होंगे? क्षारीय। और 7 से पीछे होंगे वो सब कैसे होंगे? अम्लीय। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, तो हमारा रक्त कैसा हुआ? हल्का क्षारीय। और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.4, तो अम्ल वर्षा कैसी हो गई? ये दोस्तों हो गई है अम्लीय। दोस्तों हमारा रक्त कैसा है? क्षारीय, हल्का क्षारीय। और अम्ल वर्षा कैसी है? अम्लीय। यानी दोस्तों जल का कितना होता है? 7, तो जल कैसा हो गया? उदासीन। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगर दोस्तों जो H+ आयन देते हैं, जो दोस्तों H+ आयन देते हैं वो कैसे कहलाते हैं? अम्लीय। और जो हाइड्रोक्सी आयन यानी OH- देते हैं वो कैसे कहलाते हैं? वो क्षारीय कहलाते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये दोस्तों क्या है? ये अम्ल है। जो दोस्तों H+ आयन देंगे वो अम्ल, जो हाइड्रोक्सी आयन देंगे वो क्षारीय कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा। और दोस्तों जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो कैसे होंगे? वो होंगे अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो कैसे होंगे? क्षारीय। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपने अम्ल और क्षार के टॉपिक को समझा होगा। और दोस्तों अगर आपसे बात कहा जाए हेनरी कैवेंडिश, इनने किसकी खोज की है? तो आपको नोट करके रखना है, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की है। और दोस्तों वुल्फगंग पाउली, इन्होंने क्या किया? अपवर्जन का नियम दिया है। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि अपवर्जन का नियम किसने दिया है? वुल्फगंग पाउली ने दिया है। डाल्टन ने दोस्तों क्या किया? परमाणु मॉडल दिया है। डाल्टन का परमाणु मॉडल, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आपको बता दें डाल्टन का जो मूल परमाणु मॉडल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं मैं आपको। डाल्टन, अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि डाल्टन के मूल परमाणु मॉडल में तत्वों का आधार किसको माना गया? तो आप कहेंगे परमाणु भार, यानी कि दोस्तों परमाणु भार को माना गया था। लेकिन अगर डाल्टन का संशोधित परमाणु मॉडल अगर आपसे कहा जाए तो द्रव्यमान संख्या को माना गया है, परमाणु क्रमांक को माना गया है। इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं अगले प्रैक्टिस में जरूर कवर करूंगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन दोस्तों इसको कठिन कैसे बनाया जा सकता है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों
ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। बच्चे को पता होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि इसका इंग्लिश वर्जन हमारे सामने रख देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस सवाल को इस तरह से डिजाइन कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों O3 ये होता है ओजोन का सूत्र। और दोस्तों ओजोन का जो छिद्र होता है उसकी खोज किसने की थी, जल्दी से बताएंगे आप। ओजोन छिद्र की खोज, सबसे पहले ओजोन छिद्र का दोस्तों पहचान किसने की थी, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और ओजोन परत की सांद्रता, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको किससे मापते हैं, डॉप्सन, उसको डॉप्सन से मापा जाता है। दोस्तों आप नोट कर लें, ओजोन परत की जो छिद्र है उसको किसने, फोरमैन ने। इसको आप ध्यान में रखें, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। आयनोस्फीयर ये होता है आयन मंडल, आयन मंडल। टोपोस्फीयर ये दोस्तों क्या होता है, क्षोभ मंडल। और ये मीसोस्फीयर ये मध्य मंडल। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब आप कमेंट कर बताएंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस वर्ष से है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और ये सारे सवाल आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, या ए और बी दोनों होते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही सिंपल सवाल है और आपने कई बार इस सवाल को पढ़ा होगा। दोस्तों अम्ल वर्षा, इसको दोस्तों इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। और ये किससे संबंधित होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और HNO3, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HNO3, इन दोनों, ये दोनों दोस्तों जिम्मेदार होते हैं अम्ल वर्षा के लिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसको आप नोट करके रखें। और इमारतों का कुष्ठ रोग, और इसका दोस्तों pH मान कितना होता है, 5.4 के समथिंग होता है। अगर ऑप्शन में दोस्तों इसके आसपास का कोई भी अगर ऑप्शन हो तो आपका वही सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम में होता है। ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। चालन विधि, विकिरण विधि, संवहन विधि, संचरण विधि, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस माध्यम में होता है, तो आप नोट करके रखें, ये होता है चालन विधि के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि पारा, ये दोस्तों मैं आपको अपवाद लिखवा रहा हूँ और सवाल हमेशा अपवाद से ही बनते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पारा क्या है, पारा एक द्रव है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से, किस विधि से होता है, ये चालन विधि के द्वारा होता है। ये अपवाद है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि, किस माध्यम में होता है, चालन विधि के द्वारा। और पारा में, इसमें चालन विधि के द्वारा होता है। अगर आपसे कहा जाए द्रव और गैस, द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम में होता है, किस विधि के द्वारा, ये संवहन विधि के द्वारा होता है। और दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश होता है, तो जैसे कि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में किस विधि का प्रयोग होता है, ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। और ये पारा वाला ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि पारा के कारण कौन सी बीमारी होती है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, पारा, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। हमसे पूछा गया है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ये किस तत्व की होती है, इसको आप नोट करके रखें, ये होती है क्लोरीन की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार
परीक्षाओं में ये सवाल आपसे पूछा गया सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट करके रखा होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। यहाँ से दोस्तों मैं आपको दो सवाल बताऊंगा, दोनों सवाल आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए सवाल हैं। दोस्तों एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन है, पारा है, सिल्वर है, आयरन है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप नोट करके रखें। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाता है कि एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो आपका जवाब होता पारा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसको नोट किया होगा। अगर आपसे अधातु पूछेगा तो आप कहेंगे ब्रोमीन, अगर आपसे धातु पूछेगा तो आप कहेंगे पारा। इसको आप ध्यान में रखें दोस्तों, पारा। अब आप कमेंट करके बताएं कि इटाई रोग किससे होता है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट में छाप के बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है। व्हिटेकर को कहते हैं, कैरोलस लिनियस को कहते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहते हैं, लुई पाश्चर को कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं तो आप नोट करके रखिएगा दोस्तों, ये कहते हैं कैरोलस लिनियस को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि पांच जगत वर्गीकरण का पिता, दोस्तों वर्गीकरण ये दोस्तों किसने किया था, ये दोस्तों व्हिटेकर ने किया था। इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, जल्दी से बताएं। इन्होंने दोस्तों किस औषधि की खोज की है, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुई पाश्चर, इनका संबंध दोस्तों किससे, ये रेबीज से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखें। रेबीज का टीका किसने खोजा था, लुई पाश्चर ने खोजा था। इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और कुत्ते के काटने से रेबीज होती है और रैबिडो वायरस इसके कारण होता है। और इसको दोस्तों हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, जिसको पानी से डर लगना भी कहते हैं। फोबिया का अर्थ होता है डर लगना, जिसके आगे दोस्तों फोबिया लग जाता है वो दोस्तों उस चीज़ का डर बन जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, दुग्ध पालन, सब्जी उत्पादन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। और ये सवाल दोस्तों कई बार ईबीएस यानी कि दोस्तों पर्यावरण में भी पूछा गया है। तो दोस्तों आपकी पर्यावरण की दृष्टि से और साइंस की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड या दोस्तों श्वेत क्रांति, आपसे कुछ भी पूछा जाए तो इसका संबंध होता है दुग्ध उत्पादन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दुग्ध क्रांति दोस्तों या इसका जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब आपसे बताना है कमेंट कर कर कि राष्ट्रीय कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए दोस्तों। मछली पालन, इसको कहते हैं पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मछली पालन। सब्जी ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर ये दोस्तों सब्जी उत्पादन से संबंधित होता है। मधुमक्खी पालन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एपी कल्चर, इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल आप नोट करके रखें। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है, आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या
फाइलोक्विनोन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ सवाल है। और दोस्तों विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप नोट करके रखें। इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, थायमीन विटामिन बी, और एस्कॉर्बिक विटामिन सी, और विटामिन डी। दोस्तों इसका क्या होता है, जल्दी से इसका जवाब कमेंट में छापिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। रेटिनॉल, विटामिन ए, थायमीन, विटामिन बी। दोस्तों अगर विटामिन बी12 दोस्तों इसको साइनोक्विनोन, दोस्तों साइनोक्विनोन कहते हैं। इसको भी आप नोट कर लें, यह भी सवाल आपसे कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ सवाल है। विटामिन ई, इसका क्या होता है, टोकोफेरॉल विटामिन ई। दोस्तों विटामिन के किससे संबंधित होता है, रक्त विकार से संबंधित होता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। और दोस्तों खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, आप सबको पता है। अब दोस्तों विटामिन की खोज किसने की थी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जल्दी से बताएं दोस्तों, विटामिन से अगर विटामिन की खोज की बात की जाएगी तो किसका नाम सबसे पहले आप लेंगे, इसका भी जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आपको 2 सवाल बताने हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताना और विटामिन की खोज किसने की थी, आपको यह भी बताना है। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रमा से आसमान काला दिखाई देता है, क्यों। दोस्तों सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि चंद्रमा से देखने पर या अंतरिक्ष से देखने पर आसमान किस रंग का दिखाई देता है, तो आपका जवाब होगा काला। अब ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ध्रुवों की स्थिति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ सवाल है और ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल 2 से 3 बार आपसे पूछा गया था। दोस्तों चंद्रमा से आसमान काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो आप नोट कर लें, ये होता है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर प्रश्न में आपसे कहा जाए कि अंतरिक्ष से देखने पर आसमान किस कलर का दिखाई देता है, काले कलर का दिखाई देता है, लेकिन क्यों, ये वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप सवाल, स्टार लगाइएगा। ऊंचाई का मापन किसके द्वारा करते हैं, अल्टीमीटर, आइसोबार, बैरोमीटर या फेदोमीटर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यह सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार रिपीट हुआ सवाल है। ऊंचाई का मापन किसके द्वारा होता है, तो आप नोट कर लें, यह होता है अल्टीमीटर के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर एक है बैरोमीटर, इससे क्या मापते हैं, वायु मंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसके मापते हैं, बैरोमीटर। फेदोमीटर गहराई का मापन होता है इससे, इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट किया होगा। आइए दोस्तों अब दोस्तों आप ओजोन परत की सांद्रता, इसको किससे मापते हैं, इसका जवाब कमेंट में छाप दीजिएगा। आइए बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको मैं पूरी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। हीटर का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक, प्रकाशिक परिवर्तन या ऊष्मीय परिवर्तन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों हीटर का जलना कैसा परिवर्तन है, तो आपको नोट करके रखना है, यह होता है भौतिक परिवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसमें अंतर क्या होता है। दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है, वह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कि पानी का बर्फ में जमना। दोस्तों अगर आप पानी से बर्फ को जमा दोगे तो बर्फ को पिघलाकर फिर से पानी बनाया जा सकता है, यानी कि दोस्तों वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आई है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपसे कंफ्यूज करने के लिए कहा जाता है मोम का पिघलना। ये कैसा परिवर्तन है, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है।
अगर आप मोम को पिघला दोगे तो दोस्तों मोम पिघल जाएगी, उसी पिघली हुई मोम को आप वापस पुनः रिस्टोर कर उसको फिर से मोमबत्ती बना सकते हो। यानी कि दोस्तों वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से वापस आ गई। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो परिवर्तन एक बार दोस्तों होने के बाद वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है, वह होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध का दही बनना, अगर आपने एक बार दूध का दही जमा दिया तो दोस्तों जमा हुआ दही दूध कभी नहीं बन सकता है, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर दोस्तों आप एक ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि मोम का पिघलना ये कैसा परिवर्तन है, ये दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि मोम का जलना ये कैसा परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने दोनों डिफरेंस को अच्छे से सुना होगा। हमारा प्रश्न क्या है, हीटर का जलना, यानी कि दोस्तों अगर आप हीटर को जलाते होंगे तो आप देखते होंगे बिल्कुल हीटर के जो तार होते हैं बिल्कुल लाल हो जाते हैं, उनका दोस्तों थोड़ा आकार बढ़ जाता है। और दोस्तों जैसे ही हीटर बंद होता है तब तार ठंडे पड़ते हैं, अपने पुनः प्रारंभिक आकार में आ जाते हैं, यानी कि दोस्तों अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आते हैं। इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो, आज के सवाल आपको अच्छे लगे हों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों ये सारे सवाल आपकी एसएससी की परीक्षा और कोई सी भी परीक्षा जहाँ पर साइंस आती है सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करते रहिएगा। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।